अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी होती है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर क्राफ्ट्समैन गोल्ड मास्टर ने लुओ फैंग के गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अपने जॉइंट हाथों से पकड़कर एक वर्म होल की तरफ फेंकते हुए उससे कहा था, गोल्डन हॉर्न बीस्ट, अगर तुम इस जगह पर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ट्रैप्ड रहो तो इसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। ये सब तुम्हारे मास्टर जुओ शेनकी की अरेंजमेंट है। अब आगे सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, क्या तुम जिंदा रहने की ये अपॉर्चुनिटी सीज कर पाते हो या नहीं। जब क्राफ्ट्समैन मास्टर लुओ फैंग को ये सब कुछ बता रहे थे तो हम देख पाते हैं कि फैंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस वर्म होल के अंदर बहुत ही तेजी के साथ खींचा जा रहा था। वो यहाँ पर खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वर्म होल की सक्शन पावर बहुत ही ज्यादा थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी इसके अंदर खींचा चला जाता है। तभी फिर सीन कट हो जाता है और इधर हमें दिखाया जाता है लुओ फैंग की ह्यूमन बॉडी को, जो कि अपने स्पेसशिप में खड़ी होकर सोच रही थी, मेरे गोल्डन हॉर्न बीस्ट को उन्होंने कहाँ फेंक दिया। इतना सोच लेने के बाद फिर फैंग अपने सामने मौजूद एक मेडिसिनल चैम्बर का इस्तेमाल करते हुए अपनी नई रिमोट ओशन बॉडी को रिकवर करने लगता है। और फिर जैसे ही वो रिकवर हो जाती है तो फैंग उसको मेडिसिनल चैम्बर से बाहर निकाल कर अपनी पावर्स उसके साथ मर्ज करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट की लोकेशन के बारे में पता लगाने लगता है। लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, गोल्डन हॉर्न बीस्ट की लोकेशन को नहीं सेंस कर पा रहा था। इसीलिए फैंग काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, मैं अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी के कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्टेड हूँ, लेकिन मुझे उसकी लोकेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। इसके बाद फिर हमें फैंग के स्पेसशिप की दूर से एक झलक दिखाई जाती है कि वो क्राफ्ट्समैन गोल्ड मास्टर के प्लेनेट से कहीं ज्यादा दूर निकल चुका है। तभी फिर सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है गोल्डन हॉर्न बीस्ट का व्यू, जो कि अनकॉन्शियस था। और फिर जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है, जो देखकर वो काफी हैरान हो गया था। तभी वो वाता भी बाहर आ जाती है और वो भी अपने आसपास की इस जगह को देखते हुए कहती है, ये सब क्या है, ये जगह तो दिखने में बिल्कुल ही ऑर्डिनरी है। इस पर फैंग उससे कहता है, नहीं, मैं यहाँ पर कोई भी स्पेशल फ्लक्चुएशन सेंस नहीं कर पा रहा और ना ही मैं अपना डिवाइन किंगडम सेंस कर पा रहा हूँ। उसकी ये बात सुनते साथ ही वो बाता भी चेक करने लगती है और अटूका को छेड़ने के लिए उसे अपने पास लाने की कोशिश करने लग गई थी। पर जब वो अटूका को नहीं ढूंढ पाती तो ये देखकर वो भी बहुत ज्यादा पैनिक करते हुए कहती है, ओह नो, मैं अपने विजुअल यूनिवर्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही। ये तो ऐसे है जैसे हम ओरिजिनल यूनिवर्स से बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं। वो बाता ये सब कहते हुए बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है, जबकि दूसरी तरफ हम अटूका को देखते हैं, जो कि अब बाता की जगह पर रूल करते हुए बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। इधर फैंग बबाता को पैनिक करता हुआ देखकर टॉपिक को चेंज करते हुए उसे कहता है, क्राफ्ट्समैन मास्टर ने मुझे पकड़ा, लेकिन उन्होंने मुझसे मेरे ट्रायर्स को नहीं छीना, इसकी बजाय उन्होंने मुझे इस मिस्टीरियस जगह पर भेज दिया। फैंग की ये बात सुनकर बबाता डीपली सोचते हुए उसे कहती है, हाँ, ये तो मास्टर जुओ शेनकी का तरीका है। इधर बबाता ये कहते हुए सोच रही थी कि तभी फैंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को अपने वर्ल्ड रिंग में ले जाता है और मुशा बॉडी को बाहर निकालते हुए तेजी के साथ इस जगह पर फ्लाई करते हुए कहता है, अब क्योंकि ये ट्रायल मास्टर जुओ शेनकी के द्वारा सेट किया हुआ है तो चलो फिर देखते हैं कि इस बार वो हमारा कौन सा टेस्ट लेने वाले हैं। और फिर जब फैंग यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी के साथ फ्लाई कर रहा होता है तो वो एकदम हैरानी के साथ कहता है, मैं पहले ही लाइट की स्पीड तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी तक डार्क यूनिवर्स में इंटर क्यों नहीं हुआ। जिस पर बबाता उसे इस जगह के बारे में रिसर्च करते हुए बताती है, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट ओरिजिनल यूनिवर्स के मुकाबले में 100 टाइम्स है। साथ ही यहाँ पर यूनिवर्स के बाकी सभी लॉज भी काफी ज्यादा अलग हैं। ये कहते हुए बबाता अपने माथे से पसीना पोंछते हुए अपनी रिसर्च को कंटिन्यू रखती है, जबकि इधर फैंग सोच रहा था कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये ओरिजिनल यूनिवर्स के जैसा ही एक और यूनिवर्स हो। इतना बोलकर वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और इधर हमें फैंग की ह्यूमन बॉडी को दिखाया जाता है, जो कि अपने गॉड किंगडम में मौजूद पैलेस के अंदर बैठकर फोर्थ मेटल प्लेट को देखते हुए कहता है, भले ही मेरा गोल्डन हॉर्न बीस्ट उस अजीब जगह पर ट्रैप्ड है, पर फिर भी मुझे नुकसान से ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये फोर्थ मेटल प्लेट काफी ज्यादा मिसिंग इन्फॉर्मेशन के साथ भरी हुई है। अब मैं 9th रिवोल्यूशन के सीक्रेट मैनुअल के 6th और 7th लेवल को मास्टर कर सकूंगा। इतना कहते साथ ही फैंग फिर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करते हुए पूरे फोकस के साथ उसी में ही लग जाता है, जिसके चलते उसके आसपास लॉस की पावर्स फ्लो करने लगी थी और फैंग उन्हें एब्जॉर्ब करते जा रहा होता है। इसी के साथ सीन कट हो जाता है, हमें इधर फैंग की मुशा बॉडी को दिखाया जाता है, जो कि इस अजीब सी जगह पर काफी ज्यादा तेजी के साथ फ्लाई करते हुए जा रही होती है। और यहाँ फैंग की मुशा बॉडी अपने मन में सोचते हुए कह रही थी, मैं पूरे 1 साल से फ्लाई करता जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैंने किसी भी एक सिंगल ह्यूमन फिगर को नहीं देखा। वो ये सोच रहा था कि तभी हमें एक मिस्टीरियस पर्सन की आईज दिखाई जाती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रही थी और ये साइज में भी काफी ज्यादा मैसिव होती है। और उसी के ही दूसरे मोमेंट फैंग के ऊपर एक जानलेवा सोल अटैक हो जाता है और ये हमला इतना ज्यादा तेजी के साथ और अचानक हुआ था कि फैंग के पास इससे बचने का कोई भी चांस नहीं था। इसलिए वो फौरन से अपने हाथों और बाजों को आगे करते हुए इससे बचने की कोशिश करने लगता है, पर जैसे ही ये सोल अटैक उसकी मुशा बॉडी के साथ टकराता है तो ये उसके ऊपर बिना कोई इफेक्ट किए आगे निकल गया था, जो देखकर वो मिस्टीरियस पर्सन अपने मन ही मन कहता है,
तो ये एक एनर्जी लाइफ फॉर्म है, इसीलिए मेरे सोल अटैक्स का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। जब वो ये बोल ही रहा था तभी हमें इस पर्सन का फेस भी दिखाया जाता है और साथ ही इसकी फुल बॉडी लुक भी, और हमें इसके इंट्रोडक्शन से पता चलता है कि इसका नेम है ओवरलॉर्ड UN। और वो अभी भी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोल रहा था, ये भी अच्छा है, हमने पिछले 60,000 एरा से कुछ भी नहीं किया और हम बहुत ही लंबे समय से अकेले पड़ चुके हैं। इसी के साथ हमें वहां पर एक और पर्सन को दिखाया जाता है जो कि इसी के जैसा ही जॉइंट और बहुत ही ज्यादा खतरनाक लुक दे रहा था। इसका नेम होता है वनरेबल सीटियान। इसी के साथ वहां स्पेस एंड टाइम क्रैक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से एक और फीमेल वॉरियर बाहर आते हुए कहती है, हा 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 हा, चलो इसके साथ खेलते हैं। हमें इसके इंट्रोडक्शन से पता चलता है कि इसका नेम है वनरेबल मीजियान। ये कहते हुए अपने स्वॉर्ड वेपन को बाहर निकालकर फाइट के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ फैंग इन तीनों को देखकर पहचान गया था और कहता है, वनरेबल मीजियान, ओवरलॉर्ड युआन और वनरेबल सीटियान, ये तीनों ही लीजेंडरी कॉस्मिक ओवरलॉर्ड्स हैं। वो बात अभी इन्हें पहचान जाती है और इनके बारे में लुओ फैंग और भी ज्यादा बताते हुए कहती है, रूमर्स हैं कि ये लोग काफी समय पहले ही ओरिजिनल यूनिवर्स से डिसअपेयर हो गए थे, तो इसका मतलब है कि ये लोग तब से यहाँ पर हैं। फैंग अभी ये सोच रहा था कि तभी इन तीनों ने मिलकर फैंग के ऊपर एक साथ हमला करना शुरू कर दिया था, तो वो भी जल्दी से अपनी मूशा बॉडी को गोल्ड हॉर्न बीस्ट बॉडी में ट्रांसफॉर्म करते हुए एक जोरदार रोर लगाते हुए अपनी पावर्स को अनलिश करता है, जो देखकर तो ये तीनों के तीनों ही फौरन से पीछे हट जाते हैं। और फिर वनरेबल सीटियान हैरान होते हुए कहता है, तो ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट है। वनरेबल मीजियान तो एक्साइटेड होते हुए कहती है, ये तो और भी अच्छा है। इसी के साथ उन्होंने अपनी स्वॉर्ड से फैंग के ऊपर एक खतरनाक स्लैश अटैक लगा दिया था और वनरेबल सीटियान भी अपने वेपन जो कि एक स्टाफ है उसको साइज में काफी ज्यादा बड़ा करते हुए फैंग के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देते हैं। ओवरलॉर्ड UN भी अपना स्पिरिचुअल अटैक करते हुए फैंग के गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अनकॉन्शियस करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, पर उनके इन अटैक्स का अभी भी फैंग के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो बहुत ही आसानी से उससे बच जाता है और इसके बाद फिर वो वनरेबल सीटियान और वनरेबल मीजियान के हमले से बचने के लिए अपने क्योटी विंग्स का इस्तेमाल करते हुए तेजी से फ्लाई करते हुए उनसे भी बच जाता है। फैंग के विंग्स को देखकर ये तीनों ही हैरानी के साथ कहते हैं, ये इसके विंग्स तो एक सुप्रीम ट्रेजर है। इतने में ही फैंग ने उनके ऊपर अपने क्लोज के साथ हमला करना शुरू कर दिया था, लेकिन क्योंकि उसके सामने 3 एनिमीज हैं तो वो मिलकर फैंग के ऊपर हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट उनके सामने वीक पड़ता हुआ नजर आता है। ये लोग तो उसके किसी भी हमले को कंप्लीट ही नहीं होने दे रहे थे। ओवरलॉर्ड युआन बार बार फैंग के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक करते हुए उसके गोल्डन हॉर्न बीस्ट को कुछ मूवमेंट्स के लिए फ्रीज कर देते, जिसका फायदा उठाते हुए वनरेबल सीटियान और वनरेबल जीटियान फैंग के ऊपर कंटिन्यूस अटैक्स किए जा रहे थे और इन दोनों के इन कंबाइन अटैक्स की वजह से गोल्डन हॉर्न बीस्ट बुरी तरह से पिट रहा होता है। इनकी एक एक हिट से ही यहाँ पर कितने ज्यादा प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ये तो हम स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। अब गोल्डन हॉर्न बीस्ट भी खुद को संभालते हुए अपने क्योटिंग विंग्स के सेकंड लेवल का इस्तेमाल करते हुए इनका सामना करने लग गया था, जिसके चलते उसके क्लोज अटैक का इनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। स्पेस में दूर से हमें यह नजारा दिखाया जाता है कि इनकी ये फाइट कितनी ज्यादा तेज स्पीड में हो रही है और इसी के चलते वहाँ पर एक ही बार में तकरीबन 10 से भी ज्यादा प्लैनेट्स यूं ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ फैंग जब वनरेबल सीटियान के साथ फाइट करते हुए उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था, तो तभी वनरेबल मीजियान इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी स्वॉर्ड्स के साथ तेजी के साथ फैंग की बॉडी के ऊपर हमला करते हुए उसे इंजर्ड करने की कोशिश करती है। और अपने इतने ज्यादा स्लैश अटैक्स और अपनी स्वॉर्ड के साथ फैंग की बॉडी के ऊपर डायरेक्ट हमले करने के बाद भी जब वो उसे जरा सा भी इंजर्ड नहीं कर पाती, तो ये देखकर वो शॉक होते हुए कहती है, इसके पास तो एक सुप्रीम ट्रेजर आर्मर है। ये सुनकर वनरेबल सीटियान अपने हमलों की पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहता है, इसे मार डालो और इससे वो ट्रेजर्स छीन लो। इधर फैंग ने इन लोगों को एक ही बार में काफी ज्यादा इंजर्ड करने के लिए अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट का एनर्जी बीम अटैक क्रिएट करना शुरू कर दिया था, इससे पहले कि फैंग का ये अटैक कंप्लीटली रेडी होकर इनके ऊपर थ्रो हो पाता। तभी वनरेबल सीटियान अपनी बहुत ज्यादा पावर्स को अनलिश करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़कर अपने जॉइंट स्टाफ से गोल्डन हॉर्न बीस्ट के फेस के ऊपर एक जोरदार हिट दे मारता है, जिसके चलते फैंग का एनर्जी बीम अटैक इन्हें तो हिट नहीं हो पाता, लेकिन इसकी वजह से वहां पर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गई थी। तभी फौरन ही ओवरलॉर्ड युआन फैंग को संभलने का मौका नहीं देता और अपने स्पिरिचुअल अटैक का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से गोल्डन हॉर्न बीस्ट के दिमाग में घुसने की कोशिश करता है, जिसके चलते गोल्डन हॉर्न बीस्ट एक बार फिर से वहां पर स्टक हो गया था। अब इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, तभी वनरेबल सीटियान और वनरेबल मीजियान ने मिलकर दोनों तरफ से फैंग के ऊपर अपने बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक्स चल दिए थे और वो इनसे नहीं बच पाता और डायरेक्ट हिट हो गया था, जिसके चलते वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और बड़ा सा फायर टोर्नेडो बन जाता है। फैंग के गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अपने इस इतने ज्यादा खतरनाक अटैक में फंसा हुआ देखकर इन तीनों को ही लग रहा था कि अब वो नहीं बच पाएगा।
और फिर जब इस अटैक की एनर्जी के खत्म हो जाने के बाद जब फैंग खुद को नहीं संभाल पाता और उसका गोल्डन हॉर्न बीस्ट नीचे की तरफ गिर रहा था, तो वनरेबल मीजियन तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, वो ट्रेजर आर्मर मेरा है और बाकी उससे जो कुछ भी मिले वो तुम लोग डिवाइड कर सकते हो। इन तीनों को ही लग रहा था कि अब फैंग नहीं बचा होगा, इसलिए वो उसके ट्रेजर्स को सीज करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी इधर फैंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट खुद को संभालते हुए अपने 9 टाइगर रिवर डोमेन टाइप ट्रेजर्स को अनलिश करने लगता है, जो देखकर फैंग के ये तीनों ही एनिमीज पैनिक करते हुए कहते हैं, ये तो एरिया टाइप ट्रेजर है। और फिर जैसे ये तीनों लोग तेजी के साथ फ्लाई करते हुए फैंग की डोमेन में इंटर होते हैं, तो इनकी स्पीड बेहद ही कम हो गई थी और इनको फैंग की तरफ बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इसी से इन्हें एहसास हो जाता है कि हम इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट को नहीं मार पाएंगे, इसलिए ये लोग कहते हैं बेहतर होगा कि अब हम इसे यहाँ पर जिंदा छोड़ दें। इतना बोलकर ये तीनों यहाँ से वापस जाने लग गए थे, पर अब तो फैंग का दिमाग खराब हो चुका था, इसलिए वो कहता है, तुम लोग बचकर भागने की कोशिश कर रहे हो। इसी के साथ फैंग ने वनरेबल मीजियान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया होता है। वनरेबल मीजियान एक जगह पर रुकते हुए फैंग को कन्फ्रंट करते हुए कहती है, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी और तुम अभी भी मुझे टारगेट कर रहे हो, तुम्हारी ये जुर्रत, क्या तुम मरना चाहते हो? ये कहते हुए वो भी हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। यहाँ फैंग जो कि तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, वो उससे कहता है, अब जब तुम्हें अपनी मौत नजर आ रही है तो इस तरह से बचकर भागने के लिए ऐसी बातें कर रही हो, चलो फिर देखते हैं कि पहले कौन मरता है। इसी के साथ फैंग ने उसके ऊपर अपना एक जोरदार स्लैश अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन वनरेबल मीजियान ने जल्दी से अपनी डोमेन का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड बनाते हुए फैंग के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते उसका गोल्डन हॉर्न बीस्ट इससे बुरी तरह से हिट हो जाता है, लेकिन फैंग को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये देखकर वनरेबल मीजियान अपनी 10% डिवाइन पावर्स को बर्न करते हुए अपना एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्वॉर्ड अटैक चलती है, जिसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि इसके सिर्फ अनलिश होने से ही वहां पर 50 से भी ज्यादा प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और ये अटैक फैंग के साथ डायरेक्ट हिट भी हो गया था। फैंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट इसकी वजह से बहुत ज्यादा तेजी के साथ पीछे जाने लगता है और खुद को नहीं संभाल पा रहा होता। ये देखकर फैंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट के डिवोरिंग माउथ का इस्तेमाल करते हुए वनरेबल मीजियान के इस अटैक की पावर्स को कंज्यूम करके उसी के ऊपर ही रिटर्न फेंक देता है, जो कि एक एनर्जी बीम की फॉर्म में बहुत ही तेजी के साथ वनरेबल मीजियान के साथ हिट होने ही वाला होता है कि वो जल्दी से इससे बच जाती हैं। और हमें दिखाया जाता है कि फैंग की एनर्जी बीम अटैक अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करती जाती है। फैंग की इस इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर को देखकर वनरेबल सीटियन और ओवरलॉर्ड युआन भी हैरानी के साथ कहते हैं, ये कितना टेरिफाइंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट है। ओवरलॉर्ड युआन अपने मन ही मन कहता है, मैंने तो सोचा था कि जब मीजियान अपना एक अल्टीमेट मूव इस्तेमाल कर लेगी तो उससे ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट यकीनन हेवीली इंजर्ड हो गया होगा, पर मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट के हाथों मीजियान की डिवाइन बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर हो जाएगी, जबकि ये गोल्डन हॉर्न बीस्ट अभी भी कम्प्लीटली अनहार्म्ड खड़ा है। इधर फैंग एक बार फिर से गुस्से में अपनी पावर्स को अनलिश करते हुए कहता है, मेरी डिवाइन पावर्स इमेंस हैं और मैं साइज में भी तुमसे बड़ा हूँ, अगर मैं तुम्हें मार ना सका तो मैं तुम्हें ड्रेन कर दूंगा। ये देखकर तो वनरेबल मीजियान अपनी जान बचाने के लिए तेजी के साथ वहां से बचकर भागने लगती है। गोल्डन हॉर्न बीस्ट उसका पीछा करते हुए कहता है, मेरे 9 टाइगर रिवर्स के होते हुए तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग पाओगी, अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक रास्ता बचा है, मरो। ये देखकर तो वनरेबल मीजियान गुस्से में एक बार फिर से अपनी जाइंट स्वॉर्ड के साथ फैंग के ऊपर हमला करती है, लेकिन फैंग ने अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट की टेल के साथ उसे काउंटर कर दिया था। इसकी वजह से ही वहां पर बहुत ज्यादा पावर्स अनलिश हो रही थी और इससे इतना ज्यादा प्रेशर बन रहा था कि ओवरलॉर्ड युआन ये देखकर हैरान होते हुए कहता है, अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो मीजियान इवेंचुअली अपनी डिवाइन पावर्स को एग्जॉस्ट कर देगी और मारी जाएगी। तभी हमें इधर दिखाया जाता है कि फैंग का गोल्डन हॉर्न बीस्ट वनरेबल मीजियान के ऊपर भारी पड़ रहा है और उसने अपनी टेल के साथ वनरेबल मीजियान को बहुत बुरी तरह से हिट भी कर दिया है, जिसके चलते वनरेबल मीजियान को आइडिया हो गया है कि वह गोल्डन हॉर्न बीस्ट का सामना नहीं कर सकती, इसलिए वो एक बार फिर से इससे बचकर भागने की कोशिश करने लगती है और जाते हुए उससे कहती है, गोल्डन हॉर्न बीस्ट मुझे जिंदा छोड़ दो। इस पर फैंग उसके ऊपर अभी भी हमला करते हुए कहता है, सपने देखो, तुम्हारी डिवाइन बॉडी तेजी के साथ श्रिंक हो रही है, अब तुम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगी, तुम्हारा अंत करीब है। ये कहते हुए वो दोनों एक बार फिर से अपने खतरनाक अटैक्स को एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जिसके चलते वहां पर फिर से बहुत ज्यादा पावर्स अनलीश होती हैं और इसके सिर्फ शॉक वेव से ही कई सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो गए थे। भाई साहब, इन्होंने तो यूनिवर्स में तबाही मचा रखी है। ओवरलॉर्ड युआन और वनरेबल सीटियन इनके अटैक्स के अंदर से निकल रही एनर्जी से बचने के लिए अपने बाजुओं को सामने कर लेते हैं। इसी से हमें अंदाजा हो जाता है कि ये दोनों कितनी ज्यादा खतरनाक लेवल पर फाइट कर रहे थे। यहाँ वनरेबल सीटियन कहते हैं वो अब इस गोल्डन हॉर्न बीस्ट से बचकर नहीं भाग सकती और फोर्सफुली अपनी डिवाइन बॉडी को बर्न कर रही है। ये मीजियान अब नहीं बचेगी। इधर वनरेबल मीजियान गोल्डन हॉर्न बीस्ट से एक और जोरदार हिट खाने के बाद खुद को संभालते हुए से कहती है, गोल्डन हॉर्न बीस्ट मुझे फोर्स मत करो। इतना बोलकर वो एक बार फिर से फैंग के ऊपर स्वॉर्ड अटैक करती है, लेकिन इस बार उनका ये अटैक काफी ज्यादा कमजोर हो गया था। इसी
इसीलिए गोल्डन हॉर्न बीस्ट तो उसे यूं ही वैनिश कर देता है। और फिर जैसे ही वो उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो वनरेबल मीजियन खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हुए उससे कहती है, एक दिन जब मुझे रिवाइव किया जाएगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिस पर फैंग उसकी तरफ बढ़ते हुए जोरदार रोर करते हुए कहता है, तब मैं तुम्हें दोबारा मार डालूंगा। यहाँ वनरेबल मीजियन अपनी सारी की सारी बची खुची डिवाइन पावर्स को मिलाते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल और जाइंट स्वॉर्ड अटैक क्रिएट कर देती है, जिसके चलते अब उनकी बॉडी पूरी तरह से वैनिश हो गई थी। और वह जाते हुए आखिरी वर्ड्स में बस यही कहती है, तुम बस इंतजार करो। इसी के साथ उनका वो फाइनल स्वॉर्ड अटैक फैंग के साथ डायरेक्ट हिट हो जाता है। और इस अटैक की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि फैंग के 9 टाइगर रिवर ट्रेजर के अंदर हर तरफ ही तबाही मच जाती है। लेकिन ये सब ज्यादा देर तक नहीं चल पाता, फैंग ने फौरन ही उसे कंट्रोल कर लिया था। इसी के साथ फिर वनरेबल मीजियन के दोनों ट्रेजर्स वहां पर अपीयर हो जाते हैं, जिन्हें फैंग अपनी स्टोरेज रिंग में रख लेता है। और अब फिर इसके बाद वो टेलीपोर्ट होता हुआ वनरेबल सीटियन और वनरेबल युआन के सर पर आते हुए उनसे कहता है, क्या तुम लोग अभी भी मुझसे फाइट करना चाहते हो? इतना कहते साथ ही फैंग एक जोरदार रोर करता है, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, मानो कि जैसे ही अपनी पैंट गीली कर देंगे। इसलिए डरते डरते कहते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर फैंग उससे कहता है, ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए और तुम लोग इस जगह के बारे में क्या जानते हो। ये सुनकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए फिर फैंग को बताने लगते हैं। तभी सीन कट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है फैंग की ह्यूमन बॉडी को, जो अपनी इस 4th मेटल ब्लेड की कल्टीवेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए कहती है, मैं कामयाब हुआ। और फिर वो अपनी बढ़ी हुई पावर्स को फील करते हुए कहता है, 9 रिवोल्यूशन सीक्रेट मैनुअल के 7th लेवल को कम्प्लीटली मास्टर कर लेने के बाद अब मेरी डिवाइन बॉडी का जीन लेवल 9800 टाइम्स तक पहुंच चुका है। हालांकि अभी भी ये परफेक्ट नहीं है, पर फिर भी ये इस यूनिवर्स में मौजूद किसी भी यूनिक स्पेशल बीइंग से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। अब अगर मेरी ह्यूमन बॉडी इस लेवल पर पहुंची है तो यकीनन मेरा गोल्डन हॉर्न बीस्ट परफेक्ट जीन लेवल तक पहुंच चुका होगा। और अब फिर जब मेरे पास मेरी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी वापस आ जाएगी तो फिर मैं अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनेट टेक्निक को यूज कर पाऊंगा, जो कि है आई एम द यूनिवर्स। गोल्डन हॉर्न बीस्ट के मैसिव बॉडी साइज को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उसे ट्रेन करने में हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। फैंग के इतना कहते साथ ही सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है फैंग की मूशा बॉडी को, जो कि अब एक मीटेओराइट के ऊपर बैठी हुई तेजी के साथ फ्लाई करते हुए जा रही थी। और यहाँ पर अब फैंग बैठे बैठे वनरेबल सीटियन और ओवरलॉर्ड युआन की कही हुई बातों के बारे में सोचता है, जो कि उसे इस जगह के बारे में बता रहे थे। वो कहते हैं, ये जगह दिखने में तो मामूली सी लगती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी दूर तक फ्लाई कर लें, पर हम सिर्फ 100,000 लाइट ईयर्स के रीजन में ही मूव करते रहते हैं। जब हम एक सर्टेन बाउंड्री को क्रॉस करते हैं तो फिर से इसी 100,000 लाइट ईयर्स के बीच में ही किसी भी जगह पर टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाते हैं। और हर बार ये टेलीपोर्टेशन की लोकेशन अलग होती है और हम अननोइंगली वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। बार बार इसी कभी ना खत्म होने वाले लूप को रिपीट करते रहते हैं और इसी की वजह से हम यहाँ से कभी भी एस्केप नहीं कर पाए। और जब भी यहाँ पर कोई पर्सन आता है तो उसके आने के तरीके भी अलग अलग ही होते हैं, जिनमें कोई सिमिलर पैटर्न्स नहीं। ये सुनकर फैंग उनसे पूछता है, क्या कभी कोई यहाँ से बचकर बाहर भी जा पाया है? इस पर ओवरलॉर्ड युआन आंसर करते हुए कहते हैं, सिर्फ वो लोग ही जिनके पास उनकी क्लोन बॉडीज हैं, उन्हें अपने क्लोन्स को यहाँ पर सेक्रीफाइस करना पड़ता है और फिर वो यहाँ से आजाद हो जाते हैं। ये सारी बातें याद करते हुए फैंग अपने मन ही मन सोचते हुए कहता है, क्या वाकई यहाँ से बचकर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है? जितनी ज्यादा गहराई में मैं जाता जा रहा हूँ, यहाँ की मिस्ट उतनी ही ज्यादा गहरी होती जा रही है। फैंग अभी ये सोच रहा था कि तभी अचानक से उसे एक झटका लगता है और उसकी मूशा बॉडी की डिवाइन पावर सारी की सारी वैनिश होने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, पर इतने में ही उसकी मूशा बॉडी की डिवाइन पावर्स आधे से ज्यादा खत्म हो जाती हैं। इसी के साथ हमें दूर से ये व्यू दिखाया जाता है कि फैंग अब उस अजीब सी जगह से निकलकर किसी और ही जगह पर आ गया है। इधर वो वाता भी अब फैंग की डिवाइन बॉडी को इतनी तेजी के साथ वैनिश होता हुआ देखकर बाहर आते हुए उससे पूछती है, ये तुम्हें क्या हो रहा है? जिस पर फैंग उसे बताता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि 100 से भी ज्यादा नाइफ्स मेरे टुकड़े टुकड़े कर रहे हों। इसकी वजह से मेरे मूशा क्लोन की 70% डिवाइन बॉडी लॉस हो चुकी है, लेकिन गोल्डन हॉर्न बीस्ट को जरा सा भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ फैंग खुद को संभालते हुए गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है, जबकि वाता भी इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। और फिर जैसे ये सब कुछ बताने के बाद फैंग अपने सामने के नजारे को देखता है तो उसकी आंखें खोली की खुली रह गई थी। वो वाता भी उसे देखते हुए कहती है, ये स्टेरी स्काई तो पहले से बिल्कुल ही अलग
है। और फिर वो पता लगाने के लिए चली जाती है कि आखिर ये कौन सी जगह है, जबकि इधर फैंग इस जगह को देखकर बहुत ही अमेज हो चुका होता है और अपने पेन को भूल चुका था और उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है, ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ पर मौजूद गैलेक्सीज बहुत ही डेंस हैं, जिसके चलते ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल नजर आ रही हैं और ये सभी स्टार्स देखने से एक पैटर्न बनाते हुए आपस में कनेक्ट हैं और ये एसेंस ऑफ द लॉस की सीक्रेट मार्किंग्स को भी विजिबल कर रहे हैं। फैंग इधर ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था तो वहीं बबाता अपना स्मार्टफोन निकालते हुए जल्दी से इस नज़ारे को कैप्चर करने के लिए सेल्फीज लेने लग गई थी। और फिर अब ये सब कुछ हो जाने के बाद वो एक प्लेनेट को नोटिस करते हुए फैंग को उसके बारे में बताती है कि इस प्लेनेट पर कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है। इसका डायमीटर 21,000 किलोमीटर्स है और ये प्लेनेट ऑलमोस्ट एंटायरली स्टार टियर गोल्ड से भरा हुआ है। ये सुनकर तो फैंग उससे कहता है, तुम्हारा मतलब कि जी ग्रेड स्पेशल मेटल जिसे कि स्टार टियर गोल्ड कहते हैं, ये तो तब फॉर्म्ड होता है जब एक जॉइंट स्टार कोलैप्स होकर ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है और तब भी उसमें से सिर्फ एक टाइनी पीस ऑफ स्पेशल जी ग्रेड मेटल का निकलता है। इस पर वो बातों से कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम्हारे गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने इस प्लेनेट को स्वेलो कर लिया तो तुम्हारी डिवाइन बॉडी क्विकली 80% रिकवर हो जाएगी। ये तो एक एक्सट्रीमली रेयर अपॉर्चुनिटी है। अभी वो आता है कि ये बात कंप्लीट भी नहीं हुई थी कि फैंग उसके पास से गायब हो चुका था और वो अपनी गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी को लेकर फौरन से उस प्लेनेट को निगलना शुरू कर चुका था। इसके बाद फिर वो आता उसे एक और प्लेनेट के बारे में बताती है। वो बताती है कि ये प्लेनेट बड़ी क्वांटिटी में वॉइड स्टोन्स के साथ भरा हुआ है, इसकी वैल्यू भी स्टार टियर गोल्ड से कम नहीं है। तो बस फिर ये सुनना नहीं था कि फैंग अपने गोल्डन बीस्ट के साथ जल्दी से उस प्लेनेट को भी निचोड़ना शुरू कर देता है और उसके ऊपर मौजूद सारे के सारे स्टोन्स को खा जाता है। साथ ही यहाँ पर फैंग सोच भी रहा था, ये तो वाकई अनइमेजिनेबल है, एक ही रो में मौजूद 2 प्लैनेट्स और वो भी इतने ज्यादा प्रीशियस मिनरल्स के साथ भरे हुए। क्या इसका मतलब है कि इस मिस्टीरियस स्पेस में मौजूद सभी स्टार्स ऐसे ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं? तभी वहां पर फैंग को एक और प्लेनेट नजर आता है जो कि डिवाइन पावर्स वाले वाटर से भरा हुआ था, तो फैंग उसे भी कम्प्लीटली निचोड़कर पी जाता है। अभी वो अपनी पावर्स को बढ़ा हुआ फील कर ही रहा था कि तभी अचानक से उसे फील होता है कि यहाँ पर कोई पावरफुल बीइंग टेलीपोर्ट होता हुआ आ रहा है। इसलिए वो ये फील करते साथ ही कहता है, डिवाइन पावर्स, ये तो एक यूनिवर्स मास्टर का ऑरा है। इसी के साथ वहां पर वो पर्सन भी अपीयर हो गया था जो कि और कोई नहीं, फ्लेम स्टार मास्टर होते हैं। फैंग उन्हें देखकर हैरानी के साथ कहता है, सीनियर आप यहाँ पर कैसे? इस पर फ्लेम स्टार मास्टर उससे कहते हैं, बच्चे मैं स्टार बीस्ट अलायंस को रिप्रेजेंट करता हूँ और अभी मैं यहाँ पर तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर तो फैंग भी हैरानी के साथ कहता है, स्टार बीस्ट अलायंस? फ्लेम स्टार मास्टर से बताते हैं कि ये स्टेरी स्काई स्टार बीस्ट अलायंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्रेट प्लेस है। ये हमारे अलायंस के ग्रेटेस्ट बीइंग ने खुद क्रिएट की है, जिसे हम लोग स्टार एंसेस्टर कहते हैं। तभी हमें भी विजुअल्स में स्पेस बीस्ट एंसेस्टर की लुक दिखाई जाती है, जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को अपने एक हाथ में उठाया हुआ था। फ्लेम स्टार मास्टर की ये बात सुनकर फैंग भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है, उन्होंने खुद क्रिएट किया? तो इसका मतलब हम लोग अभी भी ओरिजिनल यूनिवर्स में हैं। इस पर फ्लेम स्टार मास्टर से बताते हैं कि हमारे स्पेस बीस्ट एंसेस्टर ने इस स्टार फील्ड के यूनिवर्स लॉस को अपने अकॉर्डिंग ऑल्टर्ड किया हुआ है और इसे बाहर की दुनिया से आइसोलेट रखा हुआ है। फॉरेन रेसिस के मेंबर्स हमारी इस जगह पर इन्वेजन ना करें, इसीलिए स्पेस बीस्ट एंसेस्टर ने इस जगह के इनर एंड आउटर रीजन के आसपास एक बैरियर बनाया हुआ है। सिर्फ स्टार बीस्ट इन बैरियर्स के अंदर से गुजर कर आ सकते हैं, बाकी सब उसी में ही स्टक रह जाएंगे। उनकी इस बात से फैंग को भी समझ आ जाता है कि अभी थोड़ी देर पहले उसकी मूशो बॉडी के साथ जो कुछ भी हुआ वो किस लिए था। तो इसका मतलब है कि वो अजीब सी जगह स्टार बीस्ट अलायंस के सेक्रेट ग्राउंड का वो बैरियर था, जिसे बफर जोन कहते हैं। अब फिर फ्लेम स्टार मास्टर फैंग से कहते हैं, चलो चलते हैं, अलायंस के सुपर बीइंग्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ फ्लेम स्टार मास्टर और फैंग तेजी के साथ फ्लाई करते हुए स्टार बीस्ट अलायंस के इनर रीजन की तरफ जाने लगते हैं। जाते में रास्ते में फ्लेम स्टार मास्टर फैंग से कहते हैं, अपनी डिवाइन बॉडी को श्रिंक करके साइज में छोटा करो और छोटा करो और छोटा करो, और ऐसे करते करते वो अपनी डिवाइन बॉडीज को काफी ज्यादा छोटा कर लेते हैं। जिसके बाद फिर वो कुछ माउंटेन्स की टनल्स के अंदर से होते हुए एक वॉर्म होल के पास आ जाते हैं और उसके अंदर इंटर होकर जब उसमें से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने एक अलग ही नजारा था। फैंग उसे देखता रह जाता है तो फ्लेम स्टार मास्टर से बताते हैं, यह है स्टार गॉड माउंटेन। इसके बाद फिर वो अपनी फिंगर से एक स्टोन को टच करते हैं और वहां पर एक और वॉर्म होल ओपन हो गया था, जिसके अंदर जैसे ये दोनों इंटर होते हैं तो तेजी के साथ स्टार गॉड माउंटेन पर जाना शुरू कर चुके थे। यहाँ जाते हुए रास्ते में फ्लेम स्टार मास्टर फैंग से कहते हैं, हर बार जब भी एक गोल्डन हॉर्न बीस्ट बच्चा यूनिवर्स में वंडर करता हुआ वापिस आता
होता है तो उसे स्टार गोड माउंटेन के ट्रायल से गुजरना पड़ता है, और जब वो इस ट्रायल को सक्सेसफुली पास कर लेगा सिर्फ तभी ही उसे रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी और वो हमारे क्लैन का मेंबर बन सकेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ बच्चे पहले ही फॉरेन रेसिस के द्वारा कैप्चर कर लिए जाते हैं, इसीलिए उन्हें आइडेंटिफाई कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ स्टार गोड माउंटेन में वो अपने आप को किसी भी तरह से नहीं छुपा सकते। ये सब कुछ जानकर तो फैंग हैरानी के साथ कहता है, बुरा हुआ, क्या मैं यहाँ पर पकड़ा जाऊंगा। इसी के साथ वो लोग उस सेकंड वॉर्म होल से बाहर निकलते हुए स्टार बीस्ट अलायंस के सेक्रेट ग्राउंड तक पहुंच चुके होते हैं, और अब हम यहाँ पर कई सारे गोल्डन बीस्ट्स को फ्लाई करते हुए देख पाते हैं। इसी ब्यूटीफुल से सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या फैंग यहाँ पर सच में पकड़ा जाएगा। आप सब दोस्तों को क्या लगता है कमेंट में अपनी राय देना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।